नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने न्यायिक प्रशासन को और पढ़ लिया था। बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ा। आपको मज़ा आया होगा ज़रूर। और आपको जो है सारे तथ्य और कंसेप्ट दोनों समझ में आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे और आपको जो है मज़ा आ रहा होगा पढ़कर। पिछले साल के पेपरों को जब आप सॉल्व करोगे इस कंटेंट को पढ़ते हुए तो आपके 70% से अधिक सवाल हल हो जाएंगे, इतना मेरा दावा है। और यदि आपने अच्छे से इसको तैयार किया है ना तो और 80% तक भी जा सकते हैं आप, है ना। और इस प्रकार से यदि आप गुजर गए तो किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें आप बेहतर स्कोर करोगे और पक्का फाइनली जो आपका पेपर होगा उसमें भी बेहतर स्कोर होगा, इतना मेरा पूरा विश्वास और यकीन है मुझे। तो ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपनी क्लास को भी शेयर करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, ठीक है, ताकि मुझे भी उसका फ़ायदा मिले और अन्य लोगों को भी मिले। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा सैनिक प्रशासन है वो देख लेते हैं, फिर हम राजस्व प्रशासन की बात करेंगे, फिर इनका जो प्रशासनिक जो सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। सैनिक प्रशासन, ठीक है। सैनिक प्रशासन की हम बात करें तो सैनिक प्रशासन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस छोटा सा मामला ये है कि सर्वोच्च सेनापति सम्राट होता था और सम्राट के अधीन एक चतुरंगिणी सेना होती थी। चतुरंगिणी का मतलब है 4 भाग सेना के होते थे, जिसमें जो है सॉरी पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना, ये 4 प्रकार की सेना होती थी, ठीक है। और जल सेना का एक हल्का सा संकेत मिलता है, गया और नालंदा से कुछ ऐसी मुहर मिली है जिसके ऊपर जलयान का चित्र है। उस आधार पर ये मान लेते हैं कि संभवतः यहाँ पे और नौसेना रही होगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग किया जाता था और सम्राट सर्वोच्च सेनापति होता था। उसके बाद यानी कि सम्राट के नीचे सेना का जो सबसे बड़ा पद होता था वो महाबलाधिकृत होता था, जिसको सेनापति कहा जाता था। बस ये जानकारी है, इससे ज़्यादा न्यायिक प्रशासन सॉरी ये सैनिक प्रशासन में से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सॉरी मैंने बोल के बता ही दिया है, मैं सीधा लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुप्तों के सैन्य प्रशासन में सर्वोच्च सेनापति सम्राट होता था, ठीक है, सम्राट होता था। इसके अधीन गुप्तों की चतुरंगिणी सेना होती थी। इसके अधीन गुप्तों की चतुरंगिणी सेना होती थी, ठीक है। इसके अधीन गुप्तों की चतुरंगिणी सेना होती थी। तो ये बात ध्यान रखनी है, चतुरंगिणी सेना का मतलब होता है 4 अंग वाली सेना, है ना। तो 4 अंग में इसमें कौन कौन आएंगे, देखिए। चतुरंगिणी सेना में जो है एक तो थी पैदल सेना, ठीक है, क्या थी, पैदल सेना थी। दूसरा रथ सेना, सॉरी अश्व, ऐसा कोई क्रम फिक्स नहीं है पर मैं थोड़ा सा जिसकी महत्ता ज़्यादा थी उस आधार पर लिख रहा हूँ। अश्व सेना, है ना, अश्व सेना का पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता था। उसके अलावा गज सेना भी होती थी, उसका भी महत्व होता था वैसे, है ना, लेकिन उतना नहीं था जितना अश्व का पैदल का था। और एक थी रथ सेना, ठीक है, रथ सेना। 4 प्रकार की सेना थी। इसके अलावा जो है जल सेना का भी उल्लेख मिलता है, वो अलग से हम लिखेंगे। पहले चतुरंगिणी में ये 4 प्रमुख सेना आती हैं, ठीक है।
पैदल जो सेना थी इसमें दो भागों में इसको बांटा हुआ था। कुछ सैनिक तो चकायू कहलाते थे और कुछ चाट व भाट कहलाते थे, है ना। जैसे जो सामान्य सैनिक थे वो चाट व भाट कहलाते थे, और जो विशिष्ट सैनिक थे जिनको मतलब छोटी एक सैनिक टुकड़ी अलग से बना दी जाती थी वो चकायू कहलाती थी। मतलब उसको बटालियन, मतलब चकायू जो शब्द है ना उसका अर्थ वर्तमान संदर्भ में बटालियन ले सकते हैं, ठीक है। वो छोटी सैनिक टुकड़ी थी। तो ये पैदल सेना दो प्रकार से बटी हुई थी, एक तो छोटी टुकड़ी, है ना, छोटी जो टुकड़ी थी सैनिक टुकड़ी ये चकायू कहलाती थी, है ना, चकायू। इसको हम बटालियन जो वर्तमान भाषा में हम कहते हैं बटालियन वो कह सकते हैं। और सामान्य जो सैनिक थे, सामान्य सैनिक वो भी इसी में आते थे, ये चाट व भाट कहलाते थे, ना। भाट में नहीं पहले लिख दिए, चाट व भाट कहलाते थे। और चाट व भाट का जो काम था ये सॉरी पुलिस व्यवस्था का संपादन करते थे, ना, पुलिस व्यवस्था का संपादन। पुलिस व्यवस्था का संपादन कौन करते थे? चाट व भाट करते थे, ये आपको ध्यान रखना। और चाट व भाट क्या थे? सामान्य श्रेणी के लोग थे, सामान्य श्रेणी के सैनिक थे, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना होती थी। गज सेना का जो प्रमुख होता था वो पीलूपति कहलाता था, बस, है ना, पीलूपति, पीलूपति, है ना। इसका तो अश्वपति है ही है, इसमें लिखने की यही आवश्यकता है, अश्वपति, ठीक है। इसका कोई ऐसा स्पेशली नाम मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से ये चतुरंगिणी सेना थी और ये काम करती थी। जैसा कि मैंने कहा पैदल सेना, अश्व सेना का सर्वाधिक महत्व था, रथ सेना का महत्व बहुत कम था, ना। रथ सेना का इसका जो था महत्व कम था, ठीक है, बहुत कम महत्व था, इनका महत्व था, ठीक है। तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये मामला। और सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग करते थे, ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सम्राट सर्वोच्च सेनापति होता था, सेनापति होता था। सम्राट के बाद सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति महाबलाधिकृत होता था। अलग अलग के पेन से लिख देते हैं, सॉरी। सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? महाबलाधिकृत होता था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वोच्च सेनापति सम्राट के बाद जो होता था वो महाबलाधिकृत होता था। और सेना के लिए जो है बल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना, सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी के आधार पर महाबलाधिकृत हो गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नौसेना का भी मैं जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ कि नौसेना के बारे में हमको जो अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा वो इस आधार पे लगाया जाता है कि गया और नालंदा से कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसके ऊपर जलयान का चित्र है, ठीक है। अब जलयान का चित्र है तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इनकी जल सेना या जो नौसेना है वो रही होगी, ठीक है। सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नौसेना के बारे में। नौसेना,
ठीक है, नौसेना के बारे में लिखेंगे कि गया वे नालंदा से, गया वे नालंदा से मिली मुहर के ऊपर जलयान के अंकन मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि गुप्तों की नौसेना रही होगी, गुप्तों की नौसेना रही होगी। ठीक है, गुप्तों की नौसेना रही होगी, यह बात हमको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सैन्य प्रशासन था विद्यार्थियों जिसकी मैंने बात की। इसके अलावा सैन्य प्रशासन में हमको वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में कुछ अस्त्र शस्त्रों के नाम भी मिलते हैं, है ना। जैसे शंकु है, शक्ति है ना, ऐसे नाम मिलते हैं, शंकु, शक्ति और तोमर, नारच, है ना, अशु सॉरी और इसके अलावा परशु, शर, ऐसे नाम मिलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये तीर तो आप समझ ही गए होंगे किसके लिए है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित कुछ अस्त्र शस्त्र के नाम। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कुछ अस्त्र शस्त्र जिनके नाम मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। तो देखो सॉरी, एक तो मिलता है हमको सर, है ना, एक है शक्ति, शक्ति, है ना, शंकु, ठीक है, शर, शक्ति, शंकु, परशु, ठीक है, परशु और शर शक्ति परशु। इसके अलावा और भी मिलते हैं जैसे असी, है ना, असी, सर शक्ति, शंकु, परशु, असी, ऐसे नाम मिलते हैं हमको, मतलब प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कई बार कि ये क्या थे, है ना, कि सर शक्ति शंकु क्या थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा नराज, है ना, नराज, प्रास, ठीक है, ऐसे नाम भी मिलते हैं, नराज, प्रास, तोमर, ठीक है, तोमर। तो ये कुछ नाम है, इनको ध्यान रखना, है ना, किसके नाम है, अस्त्र शस्त्रों के नाम है जो हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिल जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण नाम है, पूछा जा सकता है ना। ठीक है, सॉरी, एक वैतस्तिक नाम और मिलता है, वैतस्तिक ही है ना, वैतस्तिक, आप ध्यान रखना, वैतस्तिक, ठीक है, वैतस्तिक नाम भी है, वो भी हमको मिलता है। तो ठीक है, तो ये कुछ नाम थे, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं विद्यार्थियों। सैन्य प्रशासन ये हमारा पूरा होता है। अब मैं बात करता हूँ राजस्व प्रशासन की। ठीक है, राजस्व प्रशासन भी बड़ा महत्वपूर्ण है और राजस्व प्रशासन से सवाल खूब सारे आते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम राजस्व प्रशासन के जो स्रोत है वो हम देखेंगे कि आखिर जो गुप्तों का राजस्व था, जो रेवेन्यू था, वो कहाँ से जनरेट होता था या कहाँ से अधिक कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, फिर हम उसके प्रकार को देख लेंगे। और
भूमि के प्रकार वगैरह, ये सब राजस्व प्रशासन में देखने वाले हैं। तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अलग से हेडिंग डाल देते हैं राजस्व प्रशासन की। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, ये मैंने इसको मिटा दिया है और अब राजस्व प्रशासन आप हेडिंग डाल दें। राजस्व प्रशासन हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों की ये डिमांड रहती है कि सर आप जो है क्लास में लगातार पढ़ाते हैं, कुछ हंसी मजाक वगैरह नहीं करते, कोई शेर व शायरी नहीं सुनाते, है ना। तो इस वजह से ऐसा लोग कमेंट करते हैं, मेरे को व्यक्तिगत कमेंट करते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूंगा, 1 घंटे क्लास तो हम वैसे ही लेते हैं, और उसमें भी यदि हम हंसी मजाक करके और अन्य यूट्यूबरों की भांति टाइम निकालने लगे तो फिर हमारा कोर्स कब पूरा होगा, है ना। और आप छोटे बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नेट और प्रोफेसर के लिए मैं बैच चला रहा हूँ, तो या फिर स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी मैटर सफिशिएंट है एकदम। यूपीएससी के लिए भी मैटर सफिशिएंट है ये, है ना। यूपीएससी में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, यूपीएससी में तो और भी कम पढ़ाया जाता है ना। तो इस लेवल के जब आप स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से मनोरंजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मतलब मनोरंजन हो रहा है। और यदि सब्जेक्ट को पढ़ते हुए यदि आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो इस लेवल का ख्वाब छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि आपको मान लो जॉब मिल भी गई, फर्स्ट ग्रेड की जॉब मिल भी गई, तो आपको पढ़ाना यही सब्जेक्ट है, और इसमें आप यदि बोरियत महसूस कर रहे हो तो कैसे पढ़ा पाओगे? पूरी जिंदगी क्या बोरियत में निकलेगी? यदि ऐसा है तो पढ़ाई छोड़ दो। यदि आपको सब्जेक्ट में 1 घंटे पढ़ने में बोरियत महसूस होती है तो ये एक शंका की निशानी है, एक निराशा की निशानी है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हुए कभी भी बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। और यदि हो रही है इसका मतलब हमारी रुचि अभी तक सब्जेक्ट को पढ़ने में नहीं है और हम ख्वाब उस लेवल के देख रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ है। तो आप देख लेना। बाकी मैं भी कर सकता हूँ ये काम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मनोरंजन करना। दुनिया भर की शेर व शायरी पढ़ते हैं, हम खुद लिखते भी हैं। मैंने पहले एक आध बार आप लोगों को सुनाई भी थी, लेकिन मुझे वो प्रासंगिक नहीं लगी, क्योंकि 1 घंटे में अपन को शेर व शायरी सुनाएं, इसमें समय बर्बाद करें, उससे क्या ही मतलब है। 1 घंटे में अपने बढ़िया क्लास लिया, किस्सा खत्म। पूरा यूट्यूब आपको पड़ा है ये शेर व शायरी सुनने के लिए, जिसका मन करे वहाँ जाके सुने। अपनी क्लासें तो इतिहास पढ़ने की है, यहाँ पे तो वो बंद आता है जिसको इतिहास पढ़ना है तो वो आए, और जिसको मनोरंजन करना है वो बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, वहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो मेरी सोच इस प्रकार की है, मतलब अधिकतर स्टूडेंटों को फायदा हो बस। बाकी मुझे तो फायदा होगा, यदि मैं मनोरंजन करूंगा तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा इसको खूब शेयर करेंगे। फिर जैसे किसी को मान लो कोई ऐसा कोई मेरा डायलॉग पसंद आ गया तो फिर उसको वो शेयर करेगा, यार इसको सुनो यार, ये टीचर थे वो गजब का डायलॉग देता है, कि गजब का मनोरंजन करता है। लेकिन नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरी पहचान यूट्यूब के इतिहास में यदि बने तो इसलिए बने कि मैं एक इतिहास विषय का टीचर हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इतिहास को बीच में जो है मतलब और अवांछनीय तत्व जोड़कर उसको रोचक बना रहा हूँ। नहीं, बस मैं इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मेरी पहचान इसलिए हो कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, न कि एक यूट्यूबर की तरह। बस उसी को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप देखते हैं कि कौन कितना साथ देता है। चलिए, राजस्व प्रशासन में पढ़ रहा, अब हम पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन, ठीक है। सॉरी, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्व के स्रोत। ठीक है, राजस्व के स्रोत पढ़ेंगे। देखो राजस्व के जो स्रोत हैं उसमें 3-4 प्रकार के कर बड़े महत्वपूर्ण थे, जिसमें भोग है, भाग है ना, सॉरी, और उपरी कर है, उद्रंग है। ये 4 कर बड़े महत्वपूर्ण थे। ठीक है, भाग तो था राजा का हिस्सा, भाग का मतलब हिस्सा, राजा का हिस्सा। किसमें से?
जो उत्पादन हो रहा है उसमें से कितना, उस उत्पादन का 1/6, ठीक है, इतना लिया जाता था। जैसे मान लो एक खेत में 1 बीघा का खेत है, उसमें 6 बोरी गेहूं हुए, तो 1 बोरी गेहूं राजा का, 5 बोरी किसान का, ठीक है। तो ये जो 1 बोरी गेहूं राजा को गया है वो कहलाता है भाग, ठीक है, एक बात। दूसरा दूसरा है भोग। भोग का मतलब होता है कि खाने के लिए, जो अपन कहते हैं ना भोग लगाओ, कई मतलब करते हैं, हम तो खैर नहीं करते इन सारी चीज़ों को, लेकिन भोग लगाते हैं। भोग का मतलब खाने के लिए होता है, ठीक है। तो खाने के लिए राजा को कुछ चीज़ें दी जाती हैं, फल फूल सब्जी वगैरह। ये एक तरीके से जो है मतलब अनिवार्य कर तो था नहीं, ठीक है, लेकिन भोग देना होता था, ठीक है। तो राजा को ये भी मिलता था, तो इससे भी कुछ रेवेन्यू जनरेट राजा का हो जाता था। इसके अलावा एक था ऊपरी कर। ऊपरी कर जो था वो अस्थायी कृषकों पर लिया जाता था, ठीक है। जैसे कोई स्थायी कर नहीं है, मतलब स्थायी किसान जो नहीं है उनसे लिया जाता था। कई बार हम खेती नहीं करते हैं, किसी दूसरे की जाकर खेती करते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई 5 साल तक हम आपकी इस मतलब इस खेत को यदि आप हमें 5 साल के लिए कृषि करने के लिए दें तो हम इसमें जो है मेहनत करें। वरना कई खेतों के मालिक ऐसे होते हैं कि वो किसी को दे देते हैं, भाई आप इसमें इस साल खेती कर लो। अब वो जो किसान है वो उसमें अपने घर का खाद ला के डालता है, भैंसों वाला, है ना, जानवरों की जो गोबर वाला खाद होता है वो, तो उसकी वजह से वो खेत उपजाऊ हो जाता है। तो एक साल तो वो उस खेत का मालिक उसको खेती करने देता है। अब चूंकि वो खेत उपजाऊ हो गया है, इसलिए अगले साल उस खेत का मालिक स्वयं खेती कर लेता है कि अच्छी पैदा होगी, मैं ही कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो एक अस्थायी जो किसान होता है, जो 2 साल 5 साल 10 साल के लिए खेती करता है, उससे जो कर लिया जाता है वो कहलाता है ऊपरी कर, ठीक है। और एक होता है उद्रंग। उद्रंग जो होता है वो स्थायी कृषकों से लिया जाता है, ठीक है, स्थायी लिया जाता है, मतलब स्थायी किसानों से लिया जाता था। तो ये 4 प्रकार के कर जो थे ये प्रमुख थे। इसके अलावा सॉरी, जो कर की वसूली थी वो हिरण्य और पर्ण्य दोनों प्रकार से ही की जाती थी। हिरण्य का मतलब नकद, और पर्ण्य का मतलब उत्पाद के रूप में, है ना। जैसे आपके खेत में 10 बोरी गेहूं हुए तो आप 2 बोरी या 1.5 बोरी गेहूं कर के रूप में दे रहे हो, तो ये बोरी मतलब गेहूं ही दिया आपने, तो ये है पर्ण्य यानी कि उत्पाद। और नहीं, आप हिसाब लगा दो, सब गेहूं के भाव 2,500 रुपये है, तो ये लो साहब आपके 1.5 बोरी के जितने भी पैसे बने, वो कैश पैसे दे दिया आपने, उत्पाद ने देकर कैश दे दिया। तो कैश जो देते हैं उसको बोलते हैं हिरण्य, और जो उत्पाद देते हैं उसको बोलते हैं पर्ण्य, ठीक है। तो दोनों ही रूपों में यह वसूला जाता था, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख कर थे जो गुप्त काल में प्रचलन में थे, ठीक है। अब हम कुछ और भी थे वैसे, है ना, छोटे मोटे कर और भी थे, उनकी भी हम बात करेंगे, जिसमें जो है कई प्रकार, जैसे विष्टि कर है, एक विष्टि कर लगता था, बेगार पर कर था, है ना। एक हलिक था, हलिक नाम से कर था, वो हल पर वसूला जाने वाला कर था, है ना। तो ऐसे कई थे, उसके हम चर्चा करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, फिर क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा मैं बोलता हूँ ना तो फिर विस्मृत हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरुआत में हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, गुप्त काल में राजस्व के कई स्रोत थे, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा गुप्त काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, है ना। भू राजस्व था, मतलब भूमि से प्राप्त किया जाने वाला राजस्व था। भू राजस्व था, ठीक है। सॉरी, जो निम्नलिखित प्रकार से वसूला जाता था,
कितने प्रकार से वसूला जाता था? 4 प्रकार मैंने भी बताए, है ना? कौन कौन से? भाग, 1 नंबर पे है भाग, ठीक है। भाग जो था ये कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, है ना? तो हम इस पे लिखेंगे कि कुल उत्पादन का 1/6 भाग राजा लेता था, है ना? भू राजस्व के रूप में लेता था ये, है ना? भू राजस्व तो हम पढ़ ही रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/6 भाग लेता था, ठीक है। और इस 1/6 भाग लेने के कारण राजा को षड्भागी भी कहा जाता था, है ना? इस कारण मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, इस कारण राजा को षड्भागी भी कहा जाता था, षड्भागी भी, इस कारण राजा को षड्भागी भी कहा जाता था, ठीक है। इस कारण राजा को षड्भागी भी कहा जाता था। तो ये हो गया, ठीक है, ये भाग हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं, ठीक है। भोग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। भोग क्या था? ये फल फूल और सब्जी के रूप में राजा को जनता के द्वारा दिया जाता था ना। फल फूल व सब्जियों के रूप में राजा को दिया जाने वाला उपहार टाइप से था, एक प्रकार से ना, उपहार या भेंट, है ना, उपहार था, ठीक है। फल फूल सब्जियों के रूप में राजा को दिया जाने वाला उपहार या भेंट था, तो जनता के द्वारा दिया जाता था, ये ध्यान रखना, है ना। जनता द्वारा, जनता मतलब किसान, उसमें किसान भी आए थे एक तरीके से ना। जनता में किसान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फल फूल सब्जियां वही उगाते हैं जो किसान होते हैं, और किसान जनता ही थी उस जमाने में। उस जमाने के भारत तो आज भी ग्रामीण प्रधान ही है ना। कागजों में भले ही 50-52% आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो लोग भी, उनके घर वाले भी कृषि करते हैं, है ना। और 80% लोग आज भी मान के चलना करीब कृषि में लगे हुए हैं, है ना। तो चलिए, भाग भोग हो गया। ऊपरी कर और उद्रंग की मैं बात कर लेता हूँ। तीसरे नंबर पे है ऊपरी कर। ऊपरी कर जो था ये अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था, है ना। अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। और सॉरी, ऊपरी कर हो गया। उद्रंग जो है, उद्रंग की बात करूं तो उद्रंग था स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, है ना। स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। उद्रंग स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था, और ये कर कोई सामान्य मतलब दोनों प्रकार से ही वसूले जाते थे, हिरण्य और पढ़ने दोनों के रूप में, ठीक है। तो इस बात को भी मैं नीचे लिखना चाहूंगा। उक्त कर हिरण्य यानी कि नकद व पढ़ने यानी कि उत्पाद, दोनों रूपों में लिए जाते थे। दोनों रूपों में ही
वसूले जाते थे। दोनों रूपों में ही वसूले जाते थे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये देने वाले के ऊपर डिपेंड था। गवर्नमेंट जो थी यानी कि सम्राट जो था वो किसी भी रूप में ले लेता था कि भाई आप चाहो तो अनाज दे दो, चाहो तो कैश दे दो, कैसे दे दो पर दे दो, ठीक है। मतलब कर तो उस जमाने में भी लगता था। तो ये सारी चीजें थी, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। भाग, भोग, उपरिकर और उद्रंग, आजकल यहाँ इन दोनों से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। वैसे तो आप चारों को ध्यान रखना, मोस्ट लगा लो, इन चारों को ही जो है मोस्ट लगा लीजिए आप, अच्छा सवाल बन सकता है। चारों को देके और सुमेलित करने के लिए भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ राजस्व विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे उनकी बात वैसे मैं कर चुका हूँ। पुस्तपाल था, अष्टकुलादि कर्णिक था, है ना, और कर्णिक था, और विषयपति था, है ना, और न्यायाधिकरणिक था। इनकी बात मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे उनको फिर से लिखना कोई मुनासिब प्रतीत नहीं होता। तो आप इसको उतारे। राजस्व के स्रोत मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए। इसके अलावा अब हम कुछ भूमि के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक। भूमि जो थी यहाँ पे कई प्रकार से बटी हुई थी। जैसे हम एक सामान्य प्रकार से देखें, मतलब सामान्य उत्पादन के आधार पर हम देखें तो भूमि 7 प्रकार से बटी हुई थी, या विद्वानों ने बांटी है, ठीक है। और अमरकोश जो ग्रंथ है, अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश, उसमें 12 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है। और वहीं काश्तकारी के आधार पर भूमि के 5 प्रकार हमको मिलते हैं, है ना, काश्तकारी के आधार पर। तो एक एक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और भूमि के प्रकार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? भूमि के प्रकार पढ़ेंगे। राजस्व प्रशासन के अंदर हमने जो राजस्व के स्रोत थे वो बढ़िया तरीके से देख लिए हैं, ठीक है। और अब हम जो है भूमि के प्रकार वो देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास जो है उसमें कुछ बचेगा विविध तथ्य के रूप में, तो वो हम देखेंगे, और फिर हमारी क्लास जो है पूरी हो जाएगी। और फिर हम इनका प्रशासन पूरा हो जाएगा तो हम आगे जो अगली क्लास होगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार, ठीक है। ये भूमि के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, भूमि के प्रकार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भूमि के जो प्रकार थे वो मैंने देखा सामान्य उत्पादन के आधार पर तो 7 प्रकार के थे, है ना। और अमरकोश में इनको जो है 12 प्रकार से बताया गया है, ठीक है। और साथ ही जो काश्तकारी है उसके आधार पर इस भूमि के 5 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, गुप्त काल में भूमि का निम्न प्रकार से वर्गीकरण मिलता है। वर्गीकरण मिलता है ना। कैसे कैसे वर्गीकरण मिलता है? तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं सामान्य उत्पादकता के आधार पर, है ना, या सामान्य विभाजन है, ये सामान्य विभाजन उत्पादकता के आधार पर है ना। उत्पादकता के आधार पर है। तो ये था कुल 7 प्रकार की भूमि, ठीक है। 7 प्रकार की भूमि थी उत्पादकता के आधार पर, जिसमें आपको पता है, मतलब सॉरी, क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, खिल भूमि, है ना, और एप्रत भूमि, है ना, और जो है एप्रत भूमि, अदेव मात्रक भूमि, है ना। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की भूमि थी। कुछ एक नाम मेरे को याद है, कुछ एक छूट रहे हैं, तो सॉरी, बात करते हैं। देखो,
सात प्रकारों में मैं यदि लिखना चाहूँ तो खिल भूमि है ना, ये थी जोती जाने वाली भूमि है ना, जोती जाती थी, जोती जाती थी, लेकिन 3 वर्ष में जोती जाती थी करीब है ना, 3 वर्ष में जोती जाती थी खिल भूमि। और क्षेत्र भूमि जो थी, क्षेत्र भूमि ये कृषि वाली भूमि थी, लगातार जोती जाती थी ना, ये कृषि भूमि थी और लगातार जो है जोती जाती थी है ना, जोती जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी अदेव मात्रक भूमि, अदेव मात्रक भूमि जो थी ये कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि थी है ना, अदेव मात्रक कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि थी, इसमें जो है कृत्रिम सिंचाई से होती थी सिंचाई, ठीक है। और ये पूछा जाता है कई बार है ना, अदेव मात्रक भूमि को ध्यान रखना, कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि, ठीक है, कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि थी अदेव मात्रक भूमि, ठीक है। इसके अलावा और हम देखें तो देखिए इसमें और हो जाएगा जैसे आप्रदा, आप्रदा जो थी, अप्रदा जो थी ये बिना बंदोबस्त वाली भूमि थी है ना, बिना बंदोबस्त वाली भूमि, ठीक है, बिना बंदोबस्त वाली भूमि, बंदोबस्त वाली भूमि, चराका भूमि बोलते हैं हम गांवों में, चराका भूमि, ठीक है, जिसका कोई बंदोबस्त नहीं होता, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई भी खेती कर लेता है ना। अप्रदा, अप्रहत, अप्रहत भूमि, अप्रति बिना जोती जाने वाली भूमि है ना, जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी, ठीक है, तो बिना जोती जाने वाली भूमि, ठीक है, बिना जोती जाने वाली भूमि अप्रत भूमि होती थी, ठीक है। इसके अलावा कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 छठा लिखूंगा, वास्तु भूमि, वास्तु भूमि थी रहने योग्य भूमि है ना, रहने की योग्य भूमि, ठीक है, रहने योग्य भूमि, ये वास्तु भूमि थी। और एक थी आगस्तंभ, आगस्तंभ भूमि है ना, आगस्तंभ यानी कि घास फूस वाली जो भूमि थी वो आगस्तंभ भूमि थी, तो उसकी भी मैं बात यहाँ पे कर ही देता हूँ। आगस्तंभ, आगस्तंभ भूमि, ठीक है, आगस्तंभ भूमि में क्या आता था, घास फूस वाली भूमि, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घास फूस वाली भूमि, ठीक है, घास फूस वाली भूमि, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूमि के जो 7 प्रकार के विद्यार्थियों सामान्य विभाजन वाले, वो मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो अमर कोश में जो हमको 12 प्रकार की भूमि के नाम मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। 12 में से लगभग देखो प्रकार तो यही है, थोड़ी शब्दावली अलग है ना, जैसे सरकरा है ना, और सरकरा मात्रक है ना, सरकरा मात्रक है मतलब नमकीन वाली भूमि, सरकरा भूमि है कंकड़ वाली भूमि है ना, और कच्छ, कच्छ भूमि है ना, जो कि मरुस्थल टाइप की जो भूमि है वो मरुस्थलीय भूमि से अलग है ना, कच्छ भूमि है। इसके अलावा और सद्वल भूमि है, सद्वल भूमि है ना, नमी युक्त भूमि जो होती है सद्वल भूमि है, ऊसर है, उर्वर है ना, सॉरी देवमात्रक भी है ना, देवमात्रक भूमि होती है जो प्राकृतिक सिंचाई वाली भूमि, और अदेव मात्रक कृत्रिम होती है ना। यहाँ पे जैसे हमने ये अदेव मात्रक पढ़ा ये, तो वहां पे हम पढ़ेंगे देव मात्रक, देव मात्रक मतलब प्राकृतिक सिंचाई वाली, और अदेव मात्रक मतलब कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर पे, अमरकोश के अनुसार, अमरकोश के अनुसार 12 प्रकार
की भूमि, ठीक है। अमरकोश के अनुसार 12 प्रकार की जो भूमि है उसकी हम बात करें तो एक नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ अपृहत। अपृहत की बात यहाँ भी की गई है ना। अपृहत है, ऊसर भूमि है, ऊसर है, ऊसर का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि। उर्वर है, उर्वर जो होती है उपजाऊ भूमि होती है ना। अपृत, ऊसर, उर्वर, ठीक है। कच्छ, ठीक है, कच्छ, अपृत, ऊसर, उर्वर, कच्छ और कच्छ के अलावा सद्वल, सद्वल भूमि, ठीक है। नंबर 6 पे और हम लिखें तो शर्करा, शर्करा, शर्करा मात्रक, सॉरी शर्करा मात्रक, बेटा नहीं पड़ेगा। शर्करा मात्रक, ठीक है, शर्करा मात्रक। तो इस प्रकार से होती थी है ना। शर्करा है, शर्करा मात्रक है, सद्वल है, कच्छ है, उर्वर है, ऊसर है ना, अपृत है और खिल, खिल भूमि है ना। खिल जो होती थी वो खिल का इन्होंने बताया, नहीं बताया। खिल सामान्य प्रकार में थी है ना। खिल तो यहाँ पे थी सामान्य प्रकार में। हाँ, तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख भूमियाँ थी विद्यार्थियों। इसमें जैसे मैं बताऊँ आपको कि इनकी क्या क्या विशेषता थी। अपृत यानी कि बिना जोती जाने वाली भूमि, बिना जोती जाने वाली, ठीक है, बिना जोती जाने वाली। ऊसर, ऊसर होती है अनुपजाऊ भूमि है ना, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ भूमि, ठीक है, अनुपजाऊ भूमि। उर्वर जो होती है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, ठीक है। इसके अलावा कच्छ जो है, एक कच्छ हो गई। सद्वल जो होती है घास, घास युक्त भूमि होती है। शायद मैंने अभी जो बताया था सद्वल की नमी भूमि होती है, नम नहीं, सद्वल भूमि घास युक्त भूमि होती है ना, घास युक्त भूमि, ये ध्यान रखना, घास युक्त भूमि। शर्करा जो होती है ये कंकड़ पत्थर वाली भूमि होती है और शर्करा मात्रक जो होती है ये नमकीन टाइप की होती है ना, नमकीन भूमि, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख प्रकार थे। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं तो जैसे पंकिल भूमि होती थी है ना, कीचड़ वाली भूमि, पंकिल। 8वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पंकिल भूमि है ना, पंकिल भूमि है। और जो है जल, जल प्रायानम भूमि भी और मिलती है। जल प्रायानम भूमि यानी कि जो नमी वाली जो भूमि होती है, आर्द्रता जिसके अंदर खूब होती है, उस भूमि को जल प्रायानम भूमि या जल प्रायानम भूमि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नाम और लिख सकता हूँ 9 नंबर पे, जल प्रायानुम है ना। जल प्रायानुम में क्या आता था, मतलब नमी वाली भूमि है ना, नमी, नमी या आर्द्र भूमि, नमी या आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये है इसमें ना। और भी है 2-3 नाम, आप देख लेना। बहुत मैं इतना भी आपको याद रह जाएगा तो भी खूब है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल, वैसे सवाल बनते हैं है ना। जैसे ये जो है अपृत भूमि के बारे में पूछा जाता है ना। अपृत भूमि कई बार पूछा गया जब सवाल है ना। यहाँ से एडियो मास्टर पूछा जाता है, ठीक है। और तो इसमें से ज्यादा ये खिल भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। लेकिन ये ध्यान रखना, सद्वल, एक पंकिल, ये पंकिल जो है कीचड़ वाली भूमि है ना, कीचड़ वाली, पंकिल को ध्यान रखना, कीचड़ जो होता है कीचड़ वाली भूमि होती है, ठीक है। पंकिल कीचड़ वाली भूमि होती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अमरकोश के अनुसार विभाजन और सामान्य विभाजन जो था, ये दोनों हमने देखे। अब मैं जो है आगे बात करता हूँ जो काश्तकारी के आधार पर भूमि का जो बंटवारा किया गया था वो 5 प्रकार से किया गया था, ठीक है। जिसमें नीवी धर्म, अक्षय नीवी है ना, और
नीवी धर्म, अक्षय नीवी और जो है अप्रदा नीवी है ना, अक्षय नीवी, नीवी धर्म, अक्षय नीवी, अप्रदा धर्म और कितने हो गए, 4। और एक है नीवी विधान, कुछ ऐसे है ना, नीवी विधान है, देखना पड़ेगा जो भी है, देखना पड़ेगा ना। 3 4 4 5 प्रकार हैं पूरे ना। काश्तकारी के आधार पर 5 प्रकार की, काश्तकारी मतलब जो किसानों को दी जाने वाली भूमि है ना, उसके आधार पर ये काश्तकार का मतलब किसान होता है, ठीक है। तो काश्तकारी के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए बात करते हैं कि और कितना क्या कुछ कर पाते हैं। आप इसको उतारें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप और कोई गाइड में उठा के और 2-3 नाम जो है वो जोड़ लेना, टोटल 12 कर लेना, ताकि आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 तो मैंने लिखाई दिए हैं। भूमि के प्रकार अभी पढ़ रहे हैं हम, और काश्तकारी के आधार पर अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा रट्टू मामला है, पूरा एकदम रटने जैसा है, तो माइंड से निकल जाता है कितना ही पढ़ो। और माइक के आगे आगे जब बोलते हैं ना, कैमरे के आगे, तो और हालत खराब हो जाती है। जो कुछ आ रहा होता है उसको भी भूल जाते हैं, है ना। इसलिए इस टॉपिक का जो है, कोई भी टॉपिक हो, कंसेप्ट वाला तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब तथ्यात्मक चीज़ें होती है ना, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। और विद्यार्थियों एग्ज़ाम के टाइम पे तो इतना प्रेशर होता है कि चीज़ें आई हुई भी भूल जाती हैं। फिर हम वहाँ पे कहते हैं सर ये तो मुझे आता था पर गलत हो गया, सर ये आता था पर गलत हो गया, होते हैं प्रैक्टिस के अभाव में, ठीक है। तो बहुत अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही आप जो है पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। और चूंकि पाठ्यक्रम तो हमारा पढ़ा हुआ रहता है, पाठ्यक्रम तो हम 5 से 7 बार पढ़ देते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ देते हैं, लेकिन फिर भी सवाल गलत होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते, उसके ऊपर मंथन नहीं कर पाते हम, और हम पढ़ते इसलिए हैं कि नौकरी मिल जाए। यदि एक ज्ञान की तलाश में इंसान पढ़े, विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में पढ़े कि इसमें क्या लिखा है, बस मुझे वही पढ़ना है, तो उसका माइंड और मन, कहते हैं ना कि मतलब शरीर, मन और ये जो ध्यान है, आंखें, ये तीनों एक जगह हो जाएंगे तो एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान कहीं है, निगाह कहीं है, और बस शरीर कहीं है। ऐसी स्थिति में ये ध्यान की स्थिति नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ध्यान की स्थिति ये होती है कि आंखें बंद करो और खो जाओ बस। कई कहते हैं कि श्वासों पे ध्यान लगाओ, वो ध्यान नहीं है। उस ध्यान की क्या मतलब रिलेवेंट, मतलब प्रासंगिकता क्या है, वो रिलेवेंट कहाँ है। ध्यान का मतलब ये है कि आप जिस समय जो काम कर रहे हैं, इस शरीर से आपका दिल और दिमाग भी वहीं पर होना चाहिए, और दिल, दिमाग और शरीर तीनों जिस दिन एक जगह हो गए, वो ध्यान की स्थिति है। अब वो चाहे बैठ के कर लो या आंखें खोल के कर लो, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन, वास्तविक मेडिटेशन वो है। बाकी उस स्थिति में पहुंचने के लिए लेकिन लोग ये करते हैं, वो उसकी रिलेवेंटा, मतलब जो प्रासंगिकता है वो है, वो रिलेवेंट है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। भूमि के प्रकार मैं कह रहा, यहाँ पे लिखेंगे हम कि काश्तकारी के आधार पर, काश्तकारी के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। काश्तकारी काश्तकारी के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सॉरी, जैसे 1 नंबर पे मैं डालूं नीवी धर्म, नीवी धर्म है ना। काश्तकारी के आधार पर तो भूमि को हमने 5 भागों में बांटा है, उसमें नीवी धर्म जो है वो हमारा सबसे पहले आया है। नीवी धर्म में क्या होता था कि राजा के द्वारा भूमि काश्तकार को दे दी जाती थी, ठीक है। और
यह काश्तकार को आजन्म दी जाती थी, यानी कि जब तक काश्तकार जिंदा है तब तक यह भूमि काश्तकार के पास रहती थी। लेकिन जैसे ही काश्तकार की मृत्यु होती थी तो राजा इस भूमि को वापस ले लेता था, है ना। इसलिए इसको नीवी धर्म कहा गया है। ठीक है, ऐसी भूमि को नीवी धर्म कहा गया है। तो लिखते हैं कि यह भूमि काश्तकार को, काश्तकार मतलब किसान है ना, को राजा द्वारा काश्तकार को आजन्म राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, मगर किसान की, या कहें हम काश्तकार की मृत्यु के साथ ही राजा इसे वापस ले लेता था। ठीक है, मगर किसान या काश्तकार की मृत्यु के साथ ही राजा इसे वापस ले लेता था। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी जो भूमि होती थी वो नीवी धर्म कहलाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे अक्षय नीवी की। अक्षय नीवी जो था, यह काश्तकार को राजा के द्वारा जब दे दी जाती थी तो मतलब दे दी। अब चाहे काश्तकार की मृत्यु हो या नहीं हो, वो भूमि हमेशा काश्तकार के पास ही रहेगी। काश्तकार खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बच्चों के पास रहेगी। मतलब राजा इसको वापस नहीं ले सकता था। लेकिन काश्तकार इस भूमि को बेच भी नहीं सकता था और ना ही हस्तांतरण कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। ठीक है, बिना राजा की अनुमति के जो है काश्तकार इसका कुछ कर नहीं सकता था। मतलब खेती तो कर सकता था लेकिन बेच नहीं सकता था, हस्तांतरण नहीं कर सकता था कि दूसरे किसान को दे दी, नो, ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये था अक्षय नीवी। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि यह भूमि काश्तकार को राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, जिसे राजा वापस नहीं ले सकता था। इसे राजा वापस नहीं ले सकता था, मगर काश्तकार इस भूमि को बिना राजा की अनुमति के क्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता था, है ना। क्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता था। ठीक है, क्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता था। मतलब रहेगी तो उसी के पास, लेकिन वो यदि बेचना चाहे किसी को या उसका हस्तांतरण करना चाहे, कौन, काश्तकार, तो नहीं कर सकता था। ठीक, और राजा भी यदि भूमि को लेना चाहे तो नहीं ले सकता था, वापस राजा जो है नहीं ले सकता था। यह अक्षय नीवी का धर्म था। ठीक है, इसके अलावा एक आती है अप्रदा नीवी, है ना। अप्रदा नीवी तीसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ अप्रदा नीवी। ठीक है, अप्रदा नीवी में क्या होता था
कि राजा काश्तकार को भूमि तो देता था, लेकिन उस भूमि को राजा कभी भी वापस ले सकता था, वो था अप्रदानीवी। ठीक है, कभी भी ले सकता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं सीधा लिख रहा हूं ना, इस भूमि को राजा कभी भी काश्तकार से वापस ले सकता था, वापस ले सकता था। ठीक है, अप्रदानीवी में काश्तकार से वापस जो है कभी भी ले सकता था, ऐसी भूमि जो है अप्रदानीवी कहलाती थी। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक और भूमि का प्रकार हमें मिलता है वो है नीवी धर्मक्षय, है ना। नीवी धर्मक्षय में क्या होता था कि अनुदान प्राप्त भूमि जो होती थी उसका काश्तकार जो था वो क्रय विक्रय कर सकता था। ठीक है, काश्तकार जो था वो क्रय विक्रय कर सकता था, मतलब काश्तकार को यह अधिकार था कि वो चाहे तो उसको जो है बेच सकता है और चाहे तो वह उसको हस्तांतरण भी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार की जो भूमि थी उसको नीवी धर्मक्षय कहा जाता था। ठीक है, जैसे ये नीवी धर्म है ना, इसका क्षय हो जाता था यहाँ पे, मतलब राजा इसको जो इसमें वापस लेने का मामला है वो नहीं था उसमें, मतलब किसान को अधिक अधिकार थे। मतलब देखो हमने 3 प्रकार देखे, इसमें किसी में भी काश्तकार के पास इतने अधिकार नहीं है कि वो भूमि का हस्तांतरण कर सके या बेच सके, है ना। इसलिए जो नीवी धर्म है ना, इसका क्षय हो रहा है एक तरीके से, इस प्रकार से हम देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। चौथा है नीवी धर्म क्षय, नीवी धर्म क्षय। ठीक है, नीवी धर्म क्षय जो है ये है। ठीक है, इसमें ये होता था कि काश्तकार मैं सीधा लिख रहा हूं इसमें ना, काश्तकार भूमि को क्रय या हस्तांतरण कर सकता था। ठीक है, काश्तकार जो था वो भूमि का क्रय या हस्तांतरण कर सकता था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 प्रकार हो गए, और एक और है, विद्यार्थियों याद नहीं आ पा रहा है अभी। राजस्व प्रशासन में जो काश्तकारी के आधार पर भूमि को जो 5 भागों में बांटा था, वो 4 भाग हमने देखे, नीवी धर्म, अक्षय नीवी धर्म, अप्रदानीवी और जो है नीवी धर्म क्षय, है ना। एक और जो है वो दिमाग से निकला हुआ है, भूमि छिद्र न्याय है शायद, है ना। भूमि छिद्र न्याय है एक, है ना, हाँ यही है, भूमि छिद्र न्याय है। वो इन नामों से थोड़ा सा भिन्न है। भूमि छिद्र न्याय और है 5वां ना, ये आप लिख लेना, भूमि छिद्र न्याय है। ठीक है, हाँ पक्का यही है, कोई दिक्कत नहीं है, भूमि छिद्र न्याय। ठीक है, भूमि छिद्र न्याय में तो क्या था कि कर से रहित भूमि थी, है ना, इस पे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, बस इतना ही है इसमें, कर रहित भूमि, कर रहित भूमि जो थी ये थी, है ना, कर रहित भूमि। ठीक है, तो आप इसको उतारे बढ़िया तरीके से, और ये भूमि के जो प्रकार थे वो हमने देख लिए। ठीक है, प्रमुख प्रमुख जो प्रकार थे वो हमने देख लिए। इसके अलावा गुप्त काल में भूमि को मापने की कुछ इकाइयां भी चलती थी, है ना, इकाइयां भी चलती थी, जिसमें जो है पाटक है ना, द्रोणवाप है, कुल्यवाप है, इस प्रकार के नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, द्रोणवाप, कुल्यवाप, पाटक और एक नाम और मिलता है आडवाप, है ना, आडवाप। तो चलिए इनकी हम बात करते हैं। आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बन जाता है कई बार, सुमेलित करने के लिए आता है, ये यहाँ से परिभाषा देंगे, फिर ये 4 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, है ना, इसमें से कोई हमको एक चुनना होगा फिर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बढ़िया से पढ़ें। तो चलिए ये मैंने
मिटा दिया है इसको। और अब हम देखते हैं कि गुप्त काल में भूमि मापन की इकाइयां, है ना। गुप्त काल में भूमि मापन की इकाइयां, ठीक है, बहुत सारी इकाइयां थी, जिसमें से हम प्रमुख प्रमुख इकाइयों की बात करें तो पाटक, पाटक, है ना। पाटक का जो उल्लेख है वो गुणोधर अभिलेख में मिलता है। और नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाटक है, द्रोणवाप है, द्रोणवाप, कुल्यवाप, कुल्यवाप, है ना, आड़वाप, आड़वाप, ठीक है। तो देखो पाटक जो थी ये सबसे बड़ी इकाई थी, है ना, पहली चीज सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, गुणोधर अभिलेख में या गुणोधर अभिलेख में, गुणोधर अभिलेख में मिलता है। क्या खासियत है गुणोधर अभिलेख की और किसका है गुणोधर अभिलेख, यह सवाल मेरा आप लोगों से है। बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट भी लगाया था, याद करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि गुणोधर अभिलेख क्या है, ठीक है, पूरा बताना विस्तार से, ठीक है। और पाटक जो होती थी वो द्रोणवाप से 5 गुना होती थी, यानी कि एक पाटक में 5 द्रोणवाप होते थे, ठीक है। तो द्रोणवाप पे आए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक पाटक में 5 द्रोणवाप होते थे, ठीक है, 5 द्रोणवाप होते थे, ठीक है। कुल्यवाप की बात करें तो हाँ, एक द्रोणवाप में 8 कुल्यवाप होते थे, है ना। एक द्रोणवाप में 8 कुल्यवाप होते थे, कुल्यवाप होते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम यदि पाटक में अब कुल्यवाप देखें तो कितने हो जाएंगे, 8 पंजे 40 हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये होते थे एक कुल्यवाप में 4 आड़वाप होते थे, आड़वाप होते थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है भूमि मापन की इकाई थी। आड़वाप सबसे छोटी इकाई होगी, है ना, सबसे छोटी इकाई थी भूमापन की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार यहां से भी जो है सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राजस्व प्रशासन हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। देखो इसके अलावा कुछ जो है गुप्त काल में भू अनुदान के भी हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। भू अनुदान 2 प्रकार से होता था, एक अग्रहार और एक होता था ब्रह्मदेय, है ना। ये 2 प्रकार का भूमि अनुदान भी गुप्त काल में होता था। अग्रहार तो जैसा कि अग्रहार का मतलब विकास के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, है ना, किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, जो विकास हेतु जो भूमि अनुदान दी जाती थी, किसी पंडित को दे दी या किसी संस्था को दे दी, ऐसी भूमि तो कहलाती थी अग्रहार, ठीक है। और किसी ब्राह्मण विशेष को, किसी पुजारी को, है ना, वो जो भूमि दी जाती थी व्यक्तिगत रूप से, वो कहलाती थी ब्रह्मदेय भूमि, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की भूमि जो है भू अनुदान भी यहाँ पे दिया जाता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुप्त काल में भू अनुदान, है ना, गुप्त काल में भूमि अनुदान, ठीक है, गुप्त काल में भूमि अनुदान। तो ये 2 प्रकार से था, जैसा कि मैंने भी बताया। यहीं पे क्या बात कर लेते हैं, एक तो ये हम लिखेंगे अग्रहार, ठीक है, अग्रहार, और जो दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा ब्रह्मदेय, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मदेय हो जाएगा, ठीक है। अग्रहार और ब्रह्मदेय हो जाएगा। अग्रहार में क्या आता था,
अग्रहार में आता था कि सामाजिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक, शैक्षणिक, ठीक है, विकास हेतु, विकास हेतु किसी किसी ब्राह्मण या संस्था को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार, अग्रहार कहलाती थी, ठीक है, अग्रहार कहलाती थी। वहीं ब्रह्मदेव भूमि की मैं बात करूं, ब्रह्मदेव भूमि की, तो ब्रह्मदेव भूमि किसी मतलब व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, है ना, किसी ब्राह्मण या पुजारी, पुराजी कर दिया, पुजारी को मात्रा सेम रखी है और शब्दों को एक्सचेंज कर दिया। पुजारी को उसकी आजीविका हेतु, है ना, आजीविका हेतु दान दी गई भूमि, ठीक है, उसकी आजीविका हेतु जो भूमि दान में दी जाती थी किसी ब्राह्मण को या पुजारी को, ऐसी भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। और किसी विकास कार्य के लिए, कहने का मतलब देखो विकास कार्य के लिए दी जा रही है तो वो हो गई अग्रहार। अग्र मतलब आगे बढ़ना, विकास का मतलब आगे बढ़ना, और ब्रह्मदेव मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को पेट पूजा के लिए, जैसे कोई पुजारी है वो मंदिर में पूजा करता है तो उसके पेट पूजा के लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो वो इस प्रकार से भूमि अलॉट कर दी जाती थी कि ये खेत तेरा, इस पे कमाई कर, इसमें जो होगा वो तेरा, ठीक है। तो ऐसे भूमि दे दी जाती थी, उसको बोलते थे ब्रह्मदेव, ठीक है। तो ये अग्रहार और ब्रह्मदेव आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। तो विद्यार्थियों ये हमारा राजस्व प्रशासन और ये सारी बात हमारी हो गई है, और राजस्व प्रशासन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। हाँ, एक पॉइंट मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि कुछ कर और थे जिसकी मैंने बात की थी, जैसे विष्टि कर है ना, ये बेगार था, है ना, हलिक कर है मतलब हल पर लिया जाने वाला कर था, हलिक है ना, और आय व्यय जो करवाते थे वो क्लिष्ट व अक्लिष्ट कर, सॉरी क्लिप्त व अक्लिप्त कर थे, जो आय व्यय कर थे, ठीक है। आय व्यय क्या मतलब, हाँ आय व्यय कर नहीं थे, क्लिप्त व अक्लिप्त थे, क्रय कर थे, है ना, क्रय कर थे। तो ये कुछ राजस्व के अन्य स्रोत भी थे, है ना, उनकी बात भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। एक दो नाम है मैं लिख देता हूँ बस, ठीक है, यहीं पे लिख देंगे, चलो मैं बता देता हूँ और फिर हम आगे बात कर लेते हैं, क्लास को खत्म कर देंगे यहीं पर। चलिए काफ़ी लंबी क्लास हो गई, कल नहीं ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसको पूरा ही कर दिया जाए, ठीक है। तो गुप्त काल में राजस्व प्राप्ति के स्रोत या अन्य स्रोत, है ना, या कुछ ऐसे कर के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक, जिसमें मैं लिखूं एक नंबर पे उदक। उदक जो है ये कृषि पर कर था ना, सिंचाई पर कर था, एक करके सिंचाई कर था, है ना, सिंचाई कर, ठीक है, उदक। नंबर 2 की बात करें तो हमारा हो जाएगा हलिक। हलिक जो था ये हल पर कर था, है ना, हल पर कर, ठीक है, हलिक। नंबर 3 जो है विष्टि, ये बेगार था। विष्टि क्या था? बेगार, मतलब बिना मेहनताना के काम करवाना, है ना, बिना मेहनताना दिए कार्य करवाना, है ना। इसको हाली प्रथा भी बोलते हैं ना, अपने राजपूतानी में क्या बोलते हैं? हाली प्रथा, हाली
प्रथा, कहीं पर इसको कम्युनिटी प्रथा भी बोलते हैं शायद, है ना, बंगाल साइड में शायद कम्युनिटी प्रथा बोलते हैं शायद, पता हो ना एग्जैक्टली, तो मुझे को भी पता नहीं है। और चौथे नंबर पे जो है क्लिप्त व अक्लिप्त, क्लिप्त व अक्लिप्त, ठीक है, ये थे क्रैकर, क्या थे, क्रैकर थे। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख कर थे, उदक, हलित, विष्टि, क्लिप्त, अक्लिप्त है ना। इसके अलावा गुल्म, गुल्म जो था वनकर था, वनकर है ना, गुल्म है, सौल्किक है ना, धरोहर है। तो गुल्म जो था ये वनकर से संबंधित था, ये मैं पहले करवा चुका हूँ आपको गुल्म के बारे में। और ये 5 हो गया। इसके अलावा जो है सौल्किक, ये सौल्किक जो था ये रास्तों से संबंधित था, है ना, रास्ते से संबंधित जो है कर लिया जाता था। और धरोहर, ये कुछ कर थे, ठीक है। तो आप इसको उतारना, बढ़िया तरीके से लिखना, इनको खूब याद करना। और कोई आपको कर मिले, गुप्त काल में राजस्व प्राप्ति का स्रोत मिले, तो उसी को यहीं पर लिख देना, ताकि एक साथ जब आप पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा गुप्त काल का जो राजस्व प्रशासन था वो हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। आप इस क्लास को बढ़िया से देखना, देखने के बाद इसको खूब शेयर करना, पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है नियम कि पहले क्लास देखो उसके बाद शेयर करो, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना शेयर करते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो को, क्लास को डाउनलोड करके ना देखें, कृपया करके ऑनलाइन मोड पर ही देखें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।